हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, क्या आपने शांति निकेतन का नाम सुना है? ज़रूर सुना होगा। शांति निकेतन का नाम अक्सर हम खबर में, न्यूज़ में सुनते रहते हैं और आपने वैसे भी शांति निकेतन का नाम ज़रूर सुना होगा। देखिए, ये टॉपिक आपके लिए करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन शांति निकेतन के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि शांति निकेतन क्या है और आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये करंट अफेयर में बना हुआ है, बार बार आप इसका नाम सुनते हैं। इसीलिए आपको शांति निकेतन के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप शांति निकेतन के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं, ये क्या है, क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको शांति निकेतन से जुड़ी सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये आपका न्यूज़ में क्यों है, देन इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शांति निकेतन आपका न्यूज़ में क्यों है। देखिए, शांति निकेतन भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर बन गया है। तो आप देख सकते हैं, यूनेस्को ने शांति निकेतन को भारत का 41वां विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। इसीलिए ये आपका करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। चलिए अब इसके बारे में कुछ जरूरी चीजों को जानते हैं, ये क्या है और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका चयन, देखिए, अन्य संबंधित तथ्यों में आप देख सकते हैं कि इसका चयन यूनेस्को के निम्नलिखित सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर किया गया है। कोई भी स्थल हो, कोई भी चीज हो, वो विश्व धरोहर कैसे बनती है, उसके लिए क्या मानदंड होते हैं, यूनेस्को ने क्या सब मानदंडों को निर्धारित किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका चयन यूनेस्को के निम्नलिखित सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर किया गया है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका शांति निकेतन है। देखिए, ये आपका शांति निकेतन है। तो इसका चयन किन आधारों पर किया गया है? सबसे पहला, यह स्थापत्य या प्रौद्योगिकी, स्मारकीय कला, नगर नियोजन या भूदृश्य के डिजाइन के विकास पर मानवीय मूल्यों का एक महत्वपूर्ण विनिमय प्रदर्शित करता है। यह घटनाओं या जीवंत परंपराओं, विचारों या विश्वासों तथा उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व की कलात्मक और साहित्यिक कृतियों के साथ प्रत्यक्ष या मूर्त रूप से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यह पश्चिम बंगाल का तीसरा यूनेस्को विश्व धरोहर है। पश्चिम बंगाल के अन्य 2 विश्व धरोहर हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का तीसरा यूनेस्को विश्व धरोहर है। तो ये कहाँ पर है? ये आपका पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल का तीसरा यूनेस्को विश्व धरोहर है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 2 अन्य विश्व धरोहर कौन से हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। पहला है सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। तो ये पश्चिम बंगाल की अन्य 2 विश्व धरोहर हैं। इसे आकार देने में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ सुरेंद्रनाथ कर, नंदलाल बोस, पैट्रिक और आर्थर गोडसे की अहम भूमिका थी। तो आप देख सकते हैं, शांति निकेतन से कौन लोग जुड़े हुए थे। तो शांति निकेतन से रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपने जरूर सुना होगा, इनका नाम के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ और कौन से व्यक्ति थे जो शांति निकेतन से जुड़े हुए थे? तो ये थे आपके सुरेंद्रनाथ कर, नंदलाल बोस, पैट्रिक और आर्थर गेडसे। तो इन सब की शांति निकेतन में अहम भूमिका रही है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अभी शांति निकेतन के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसकी अवस्थिति की, यह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। बात करते हैं इसके बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण की। तो शांति निकेतन यह ऐतिहासिक इमारतों, भूदृश्यों व उद्यानों, मंडपों, कला आकृतियों तथा सतत शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का एक समूह है। यह अंतर्राष्ट्रीयता के विशिष्ट विचार का प्रदर्शन करता है। शांति निकेतन ने भारत की प्राचीन, मध्यकालीन और लोक परंपराओं के साथ साथ जापानी, चीनी, फारसी, बाली, बर्मी तथा डेको कला शैलियों को भी अपनाया है। बात करते हैं इसकी विशिष्टता के बारे में। यह कला की संपूर्ण कृति का एक विशिष्ट भारतीय उदाहरण है। यहाँ पर जीवन, शिक्षा, कार्य और कला अपने स्थानीय एवं वैश्विक रूपों के साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसके परिसर में मूर्तियों और भूदृश्य की विशेषताओं सहित 36 ऐतिहासिक संरचनाएं मौजूद हैं।
यह मानवतावाद, समावेशिता, पर्यावरणवाद और अखिल एशियाई आधुनिकतावाद के उनके विचारों को प्रदर्शित करता है। तो ये थी शांति निकेतन की विशिष्टता। इसी के साथ आपको रविंद्रनाथ टैगोर के अधीन शांति निकेतन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताते हैं। जब रविंद्रनाथ टैगोर के अधीन शांति निकेतन था, देखिए वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की थी। यह तपोवन और गुरुकुल जैसी प्राचीन वैदिक परंपराओं से प्रेरित था। इसमें वृक्षों की छाया के नीचे खुली हवा में कक्षाएं आयोजित की जाती थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शांति निकेतन इतना प्रसिद्ध क्यों है, इतना चर्चा में क्यों रहता है और इसकी क्या महत्व है, देखिए महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शांति निकेतन जो है यहाँ पर यह एक तपोवन जैसा और गुरुकुल जैसी प्राचीन वैदिक परंपराओं से प्रेरित था और इसमें वृक्षों की छाया के नीचे खुली हवा में कक्षाएं आयोजित की जाती थी, इसीलिए ये काफी ज्यादा खास है। इस आश्रम को 1925 में पाठ भवन के नाम से जाना जाने लगा था। रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने शांति निकेतन के परिवेश के कारण वहां आश्रम की स्थापना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर यह चाहते थे कि उनके छात्र अपने परिवेश के प्रति जागरूक रहें, उसके साथ संचार करें, उसकी जांच करें, प्रयोग करें और आंकड़े एवं नमूने एकत्रित करें। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका पॉइंट विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। 1921 में विश्व भारती नामक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। देन 1951 में विश्व भारती एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदल गया। रविंद्रनाथ टैगोर इसके पहले कुलपति बने। बात करते हैं इसके प्रमुख विभाग या पहलों की, तो सबसे पहले है विद्या भवन। यह मुख्य रूप से अलग अलग पूर्वी संस्कृतियों के शोध कार्य और अध्ययन पर केंद्रित है। शिक्षा भवन, स्नातक स्तर पर महाविद्यालयी शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा श्री निकेतन, इसे ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए बनाया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा रविंद्रनाथ टैगोर के अधीन शांति निकेतन। बात करते हैं इसकी स्थापना के प्रारंभिक दिनों की। 19वीं शताब्दी के मध्य में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को एक बंजर भूमि पर शांति के साथ सुकून की प्राप्ति हुई थी। इस स्थान पर पहले विस्तृत वन क्षेत्र था, लेकिन मृदा अपरदन के कारण कुछ क्षेत्र बंजर भूमि में बदल गया था। इस घटना को स्थानीय भाषा में खोई कहा जाता है। उन्होंने 1863 में वो जमीन खरीदी और वहां पर अतिथि गृह का निर्माण कराया। बाद में इसकी स्थापना वाले पूरे क्षेत्र को शांति निकेतन के रूप से नामित किया गया। शांति निकेतन दो तरफ से अजय और कोपाई नदियों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आपने शांति निकेतन के प्रारंभिक दिनों को देखा, किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस बंजर भूमि पर कैसे शांति निकेतन खड़ा कर दिया, तो यहाँ पर आपने ये चीज देखी। बात करते हैं शांति निकेतन की प्रमुख स्थापत्य और सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में। देखिए समग्र रूप से देखें, कांच का मंदिर शांति निकेतन परिसर में बनी प्रथम संरचना थी। यह मंदिर किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं था। इसमें निम्नलिखित 3 मुख्य संरचनाएं हैं। सबसे पहले आश्रम, दूसरा है उत्तरायण। उत्तरायण यह आवासीय भवन है जिसमें उदयन, कोणार्क, श्यामली, पुनश्च, उदीची आदि शामिल हैं। तीसरा कला भवन और संगीत भवन, ये क्रमशः कला और संगीत के लिए स्कूल है। बात करते हैं इसकी स्थानीय स्थापत्य शैली के बारे में। यहाँ स्थित भवन स्थानीय समुदायों, शिल्प और प्रकृति के सम्मिलन से निर्मित हुए हैं। इन भवनों पर तत्कालीन दौर में प्रचलित बिक्स आर्ट्स और यूरोपीय आधुनिकतावाद का प्रभाव नहीं पड़ा। बिक्स आर्ट्स रोमन और ग्रीक की पारंपरिक शैली थी, लेकिन इस पर अधिक प्रभाव फ्रांसीसी और इतालवी पुनर्जागरण का है। बात करते हैं भवन निर्माण सामग्री के बारे में। तो शांति निकेतन की भवन निर्माण में मिट्टी और घास फूस जैसी पारंपरिक सामग्री तथा मजबूत सीमेंट, कंक्रीट दोनों तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। बात करते हैं इसकी खुली जगह के बारे में। यह परिसर का मुख्य भाग है खुली जगह। इसका उपयोग मेलों और मौसमी त्योहारों के जरिए सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा भारतीय कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संरक्षण हेतु किया जाता है। अलग अलग कार्यक्रमों और चर्चाओं के लिए अड्डा था। यह एक अड्डे के रूप में काम करता था। इसके अलावा एक 8 तरफा दिनानिटी का चाचक्र भी था। इसके अलावा बात करते हैं इसकी सजावट की, तो परिसर की दीवारें प्रमुख भारतीय कलाकारों द्वारा निर्मित भित्ति चित्रों,
फ्रेस्को विधि से बने चित्रों और मूर्तियों से सुसज्जित है। कालो बारी की दीवारें और गलियारे भरहुत, महाबलीपुरम, मोहनजोदड़ो, मिस्र व असीरियन रूपांकनों से अलंकृत है। चलिए बात करते हैं अभी थोड़ा निष्कर्ष के बारे में। देखिए शांति निकेतन, दोस्तों निष्कर्ष को पढ़ने से पहले, निष्कर्ष को समझने से पहले एक बार रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जीवन काल 1861 से 1941 के बीच का है। बात करते हैं इनके जन्म स्थान की। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ था। बात करते हैं इनकी शिक्षा की। घर पर ही इन्हें शिक्षा प्राप्त हुई थी। अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी इन्होंने नहीं की थी। व्यवसाय, तो व्यवसाय से रविंद्रनाथ टैगोर लेखक थे, गीतकार थे, नाटककार थे, निबंधकार और चित्रकार थे। बात करते हैं पुरस्कार, तो इन्हें 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं इनकी उल्लेखनीय कृतियों के बारे में, कौन कौन सी इनकी रचना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गीतांजलि, काबुली वाला और गोरा, ये रविंद्रनाथ टैगोर की फेमस रचना है जिन्हें आपको याद रखना है। चलिए अभी निष्कर्ष को देखते हैं। तो फ्रेंड्स शांति निकेतन आज भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रवर्तित आदर्शों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश भी उनके विचारों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करके उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। तो आज की वीडियो में हमने देखा शांति निकेतन और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, काफी डिटेल में हमने चर्चा की है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपकी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ऐसे ही करंट अफेयर का एनालिसिस आपको करके बताया जाता रहेगा। आपको डेली क्लासेस को देखना है, डेली इसे रेगुलरली फॉलो करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।